बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तख्ते लाहौर पर इस वक्त सबकी नज़रें हैं और तख्ते लाहौर सबसे इम्पॉर्टेंट बना हुआ है, क्योंकि एक तो नवाज़ शरीफ के लिए और उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि वो ये साबित करें कि लाहौर अब भी उनका है। क्योंकि 2018 में अगर हुकूमत बनी थी तहरीक इंसाफ की, तो इसके बावजूद लाहौर से ज़्यादा सीटें बहरहाल नून लीग ने ही हासिल की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बावजूद नून लीग ने ही ज़्यादा सीटें हासिल की थी लाहौर से। लेकिन अब लाहौर में सूरत हाल ऐसी हो गई है, अगरचे नून लीग के बड़े बड़े तगड़े उम्मीदवार लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन लाहौर इस वक्त ख़तरे से दो चार है। अब यहाँ पर जो टिकटों की लड़ाई है उसमें कोई एक जगह से सीट लेना चाहता है, टिकट लेना चाहता है, नून लीग उसको दूसरी तरफ से देना चाहती है। इसी तरह से नई एंट्रियां हुई हैं कुछ लाहौर के अंदर। मतलब मरीम नवाज़ पहली मरतबा आई हैं एमएनए का इलेक्शन लड़ने के लिए, इससे पहले वो इलेक्शन नहीं लड़ी यहाँ से, तो मरीम नवाज़ की एंट्री हो गई है। इसके अलावा अली परवेज़ मलिक जो हैं उनका हल्का डिस्टर्ब है, अता तारड़ साहब आ गए हैं। अता तारड़ साहब जो है वो उनकी नई एंट्री हुई है। तो कुछ नई एंट्रियाँ हुई हैं, कुछ हल्के शफल करने पड़ रहे हैं। जिनके हल्के शफल हो रहे हैं वो मान नहीं रहे, वो कहते हैं जी हम तो नहीं मानेंगे। तो लाहौर में क्या चल रहा है इस वक्त, और फिर बिलावल साहब लाहौर क्यों आ गए हैं, वो क्यों लड़ना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब कराची क्यों चले गए हैं। चलें, ये तो एक अलग मौजू है शहबाज शरीफ का कराची जाना, लेकिन लाहौर के अंदर बिलावल साहब का आ जाना, इन तमाम चीज़ों को, और फिर तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार कहाँ कहाँ से कैसे कैसे खड़े कर रही है। तो लाहौर में ख़ास तौर पर जो इस वक्त नून लीग की लड़ाई है उस पर ज़रा एक नज़र डालते हैं कि कौन कहाँ से चाहता है इलेक्शन लड़ना। और फिर इस वक्त देखें लाहौर में दो ही बड़े प्लेयर हैं, एक तहरीक इंसाफ है और दूसरी नून लीग है, और तीसरा प्लेयर बनने की कोई दावा कर रहा है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिनके साथ अभी तक सीट एडजस्टमेंट का कोई फार्मूला बन नहीं पाया। लेकिन बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि ओन चौधरी लड़ेंगे और अलीम खान लड़ेंगे, लेकिन हो सकता है अलीम खान के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट हो जाए। तो इस वक्त लाहौर की 14 सीटों पर क्या चल रहा है, ज़रा एक नज़र इसके ऊपर डाल लेते हैं। नून लीग के अंदर, ये नून लीग के पर्सपेक्टिव से मैं वीडियो कर रहा हूँ, पीटीआई के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहा। तो नून लीग के अंदर देखिए इस वक्त चल क्या रहा है। एन 117 से लेकर एन 130 तक ये 14 सीटें हैं लाहौर की। एन 117 पर जो हैं वो तीन बड़े प्लेयर अपने कागजात नून लीग की तरफ से जमा कराए हुए हैं। अयाज सादिक ने भी कराए हुए हैं, अली परवेज़ मलिक ने भी कराए हुए हैं, और अलीम खान ने ज़ाहिर नून लीग की तरफ से तो नहीं कराया, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, तो अलीम खान ने भी एन 117 से कागजात जमा कराए हुए हैं। अब एन 117 का मसला ये है कि अयाज सादिक साहब जो हैं, अगर उनको यहाँ पर भेज दिया जाता है कि आप एन 117 से इलेक्शन लड़ लें, तो अलीम खान कहाँ जाएंगे, सवाल ये पैदा होता है। अब अलीम खान जो है और फिर अली परवेज़ मलिक जो हैं वो लड़ना चाहते हैं बेसिकली 119 में अपने हलके में। अगर 119 से मरीम नवाज़ लड़ती हैं तो फिर अली परवेज़ मलिक कहाँ जाएंगे। तो एन 117 अभी डिसाइडेड नहीं है। एन 117 उन चार हलकों में से लाहौर के जहाँ पर नून लीग अभी फैसला नहीं कर पा रही कि किसको कहाँ से लड़ाना है। तो एन 117 फाइनल नहीं हुआ। अगर तो यहाँ पर अलीम खान के साथ सीट एडजस्टमेंट करके अलीम खान को एन 117 दे दी जाती है, फिर यहाँ से अयाज सादिक भी फारिग हो जाएंगे, अली परवेज़ मलिक भी फारिग हो जाएंगे, फिर ये सीट चली जाएगी अयाज सादिक के पास, जिसके इम्कान ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एन 118 क्लियर है, यहाँ से हमजा शहबाज ने इलेक्शन लड़ना है। अब आ जाए एन 119 और 120 पर। एन 119 और 20 में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एन 119 से मरीम नवाज़ ने कागजात जमा कराए हैं, अलीम खान ने भी कराए हैं, और अली परवेज़ मलिक जो हैं वो तो ज़ाहिर है उनका तो हल्का है ये। अब अली परवेज़ मलिक की नेचुरली पहली ख्वाहिश तो ये होगी कि मरीम नवाज़ 120 में चली जाएँ, अलीम खान 117 में चले जाएँ, मुझे ये हल्का मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है और मरियम नवाज़ 120 में चली जाती हैं, तो उसमें वहाँ जाकर फिर और कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं। वो क्या है मैं आगे बताता हूँ आपको, लेकिन पहले 119 को डिस्कस कर लें। देखें, एन 119 से अगर मरियम नवाज़ लड़ती हैं, अगर 119 से मरियम नवाज़ लड़ने का फैसला करती हैं, तो फिर अली परवेज़ मलिक यहाँ से मुतासर हो जाएंगे। ये उनका हल्का था। अली परवेज़ मलिक यहाँ से मुतासर हो जाएंगे और उनको टिकट नहीं मिलेगा। अलीम खान फिर 117 में चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मरियम नवाज़ 119 से लड़ती हैं तो अली परवेज़ मलिक फारिग हो जाएंगे, उनके पास कोई हल्का नहीं है। और अगर 119 अली परवेज़ मलिक को मिल जाता है और मरियम नवाज़ चली जाती है 120 में, और 117 चला जाता है अलीम खान के पास, तो फिर अयाज सादिक के पास कोई हल्का नहीं है। अयाज सादिक का मसला हो गया। अच्छा, अब अगर अयाज सादिक को फर्ज कीजिए आप 121 पर ले आते हैं, यानी 119 से 120 117 सब बढ़ गए, और आप उनको लेकर आ गए हैं 121 पर, तो वहाँ रॉयल असगर बैठे हुए हैं। रॉयल असगर ने जिद कर लिया। रॉयल असगर कह रहे हैं कि जी मैं किसी सूरत अपना हल्का नहीं छोड़ने वाला, मुझसे कोई ये तवक्को ना रखे कि मैं अपना हल्का छोड़ दूंगा। तो रॉयल असगर अड़ गए हैं। अब रॉयल असगर अगर 121 पे अड़ गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि अयाज सादिक का हल्का हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब अयाज सादिक जो हैं वो
अगर इलेक्शन नहीं लड़ते तो फिर उनके लिए है कि वो सेनेट में चले जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता कि किसी को कहना कि जी आप हल्का छोड़ दें, आपको सेनेट में जगह दे देंगे। वो इस सवाल करता है कि भाई मेरा हल्का नहीं रहेगा, मेरा हल्का ख़राब हो जाएगा। आपने हमेशा तो सेनेटर नहीं रहना। सेनेटर शिप छोड़ने के बाद जब दोबारा आप वापस आएंगे तो फिर आपका हल्का नहीं रहेगा, वो किसी और का हल्का हो चुका होगा और उसका कोई और दावेदार हो गया होगा। वो कहेगा भाई अब तो मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ लिया है, अब तो ये मेरा हल्का है, तो आपका वो हल्का नहीं रहता। तो कोई भी ऐसा शख्स जो इलेक्शन हार के तो सेनेटरशिप कबूल कर लेता है, लेकिन ये नहीं कहता कि जी मैं इलेक्शन ही ना लड़ूं और मैं छोड़ दूं, क्योंकि वो समझता है कि फिर मैं वहाँ से 5-6 दफ़ा एमएनए बन चुका हूँ, मैं अपना हल्का कैसे छोड़ दूं। तो एनए 17 से लेकर 120 121 तक ये लड़ाई पड़ी हुई है। 122 जो है वो साद रफ़ीक साहब को मिल रहा है, 123 शहबाज शरीफ साहब पक्के हैं, 124 राना मुबशर को मिल रहा है, 125 में सैफ खोखर आ जाएंगे, 126 जो है वो अफजल खोखर के पास आ जाएगा, और एन 127 मिल रहा है अता तारड़ को। अब एन 127 यहाँ पर भी अता तारड़ साहब की नई एंट्री हुई है। एन 127 वो हल्का है जहाँ से शाइस्ता परवेज़ मलिक, यानी परवेज़ मलिक साहब पहले लड़ते थे, वो वफात पा गए, तो ज़िमनी इलेक्शन वहाँ से लड़ा था शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा ने। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा ये इलेक्शन जीत गई थी। उनके मुकाबले में जमशेद चीमा साहब आए थे, लेकिन उनके तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा पर एतराज़ात लग गए कि वो इस हल्के के नहीं हैं। वो एतराज़ात लाहौर हाई कोर्ट में भी बरकरार रहे और जमशेद चीमा यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ सके। ये मुकाबला जो है वो 1-on-1 हो गया था शाइस्ता परवेज़ मलिक का पीपल्स पार्टी के असलम गिल के साथ। और दिलचस्प पहलू इसका यह था कि असलम गिल साहब ने भी एक कोई 32-34 हज़ार वोट यहाँ से ले लिए थे ज़िमनी इलेक्शन में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इन्फॉर्मेशन, ये मैं आपको अभी बिलावल साहब की बात करता हूँ तो फिर बताऊँगा। तो बहरहाल एन 127 जो है अब वो शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब को एडजस्ट करेंगे मखसूस नशस्तों पर। अगरचे एन 127 से शाइस्ता मलिक ने भी कागज़ा जमा कराए हैं, शाइस्ता परवेज़ मलिक ने भी कागज़ा जमा कराए हैं, लेकिन शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा जो हैं वो कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों पर चली जाएंगी, क्योंकि उन्होंने मखसूस नशस्तों पर भी कराए हैं और उनका नाम भी टॉप 5 में है, तो वो तो वहाँ से चली जाएंगी। तो ये हल्का एन 127 अता तारड़ सबको मिल जाएगा। लेकिन इस हल्के की दिलचस्प बात यह है कि 127 ही से जो है वो लतीफ़ खोसा साहब ने भी कागज़ा जमा कराए हैं, एजाज़ चौधरी ने भी कराए हुए हैं, बिलावल भुट्टो ने भी कराए हुए हैं, ओन चौधरी ने भी कराए हुए हैं। तो ये हल्का अता तारड़ साहब के लिए कोई इतना आसान नहीं रहेगा। अता तारड़ साहब ने, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने काफ़ी हल्कों से कागज़ा जमा कराए हैं, जिनमें से 4 हल्के तो शायद कौमी असम्बली के ही हैं, एक गुजरांवाला का भी था, 3 लाहौर के हल्के हैं। तो अता तारड़ साहब को बहरहाल 127 देने का फैसला किया गया और ये हल्का उनके लिए कतन आसान नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो ये एक तरफा यानी काफ़ी हद तक जो है वो एक टफ चले, मैं किसी को वो फेवर नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बहुत सख्त मुकाबला हो जाएगा। तो 127 में तो ये हो रहा है। अच्छा, 128 हाफिज़ नुमान को मिल रहा है, 129 महर इश्ताक को मिल रहा है, और 129 महर इश्ताक जो हैं ये वही हमाद अज़हर वाला हल्का है, और ये रिवायती उनका हल्का, अपना हल्का, जहाँ से वो हमाद अज़हर अगर इलेक्शन लड़ रहे हुए, उनके कागजात मुस्तरद ना हुए, तो महर इश्ताक का हमाद अज़हर के साथ मुकाबला होगा। पिछली मरतबा ये हारे थे। एन 130 नवाज शरीफ के पास है, गवाल मंडी वाला हल्का, वही आबाई उनका हल्का है, वहाँ से वो लड़ेंगे। अब ये सारे आप हल्के देखें तो इसमें आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इसमें से कोई 1-2 प्लेयर तो लाजमी जाएंगे। अगर अलीम खान के साथ आपकी सीट एडजस्टमेंट हो जाती है 117 में, तो और मरीम नवाज़ 119 से लड़ती हैं, तो परवेज़ मलिक साहब जो हैं, परवेज़ मलिक साहब ये कहते हैं कि अगर मरीम नवाज़ 119 लड़ेंगी तो मैं हल्का छोड़ूंगा, लेकिन अगर मरीम नवाज़ नहीं लड़ती और कोई और लड़ता है तो फिर मैं हल्का नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं क्यों छोड़ूं, मैं अपना हल्का फिर नहीं छोड़ूंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा। हाँ, मरीम नवाज़ के लिए अपना हल्का छोड़ देता हूँ। अब मरीम नवाज़ की जगह अगर वो अपना हल्का छोड़ देते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि 120 में फिर कौन आ जाएगा। 120 जो है उसमें अयाज सादिक साहब ने भी कागज़ जमा कराए हुए हैं, वैसे तो तारड़ साहब ने भी कराए थे, अली परवेज़ मलिक भी हैं, तो फिर एन 120 या आज़ाद सादिक को मिलेगा या अली परवेज़ मलिक को मिलेगा। तो अब एक तो हमें इनमें से अली परवेज़ मलिक और अयाज सादिक में से एक तो कंफर्म जाता हुआ नज़र आ रहा है, अगर अलीम खान के साथ सीट एडजस्टमेंट हो जाती है। हाँ, अगर अलीम खान के साथ आप सीट एडजस्टमेंट नहीं करते तो फिर 117 से अयाज सादिक को लड़ा सकते हैं, और 120 से अली परवेज़ मलिक को लड़ा सकते हैं, और 119 से खुद मरीम नवाज़ लड़ सकती हैं, या मरीम नवाज़ 120 पर आ जाती हैं और अली परवेज़ मलिक 119 से ही लड़ सकते हैं। अयाज सादिक साहब ने एन 120 में जाने से इनकार कर दिया है। वो उनसे ये कहा गया कि अगर आप 120 में चले जाएं, वो कहते हैं कि जी मैं 120 में नहीं जाऊंगा, वो देही हल्का है और वो मेरा हल्का नहीं है, मैं वहाँ पर कभी गया नहीं हूँ, तो मैं वहाँ से नहीं लड़ सकता। मरीम नवाज़ अगरचे अलबत्ता 120 से लड़ सकती हैं। तो अब तरतीब कुछ इस तरह की बन रही है कि अयाज सादिक फ़िलहाल जो है वो हमें ख़तरे में नज़र आ रहे हैं, हालांकि उनके सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन ख़तरे से 2-4 दिखाई देते हैं। और अगर अयाज सादिक को मना लिया जाता है कि ठीक है आप 120 पर लड़ लें,
तो फिर अली परवेज़ मलिक के लिए कोई सीट नहीं बचती। और अगर इन दोनों को एडजस्ट करना है तो फिर एक ही रास्ता है कि अलीम खान के साथ आप सीट एडजस्टमेंट ना करें, यानी अली परवेज़ मलिक को फिर आप 120 पर लड़ाएं और माफ़ कीजिएगा, और या शादी की सतह पर लड़ा। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ कि इस वक्त लड़ाई जो है वो इन हलकों में किस किस की चल रही है। बाकी सारे सेफ बैठे हुए हैं, बाकी सीटों का फैसला हो गया है। ये 4-5 सीटें ऐसी हैं जिनका फैसला नहीं हो पा रहा। रोहिल असगर के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि उनका बेटा है खुर्रम, वो चाहते हैं कि खुर्रम को भी टिकट दिया जाए सूबाई असम्बली का। रोहिल असगर से न सिर्फ अपनी सीट 121 पे अड़े हुए हैं कि वो तो 121 से ही लड़ेंगे, बल्कि वो अपने बेटे खुर्रम रोहिल असगर के लिए भी सूबाई असम्बली की निशस्त चाहते हैं। अब आ जाइए आखिर में इस बात पे कि शहबाज के बिलावल जो हैं वो 127 से क्यों लड़ रहे हैं। देखिए, बिलावल को क्या सूझी कि वो लाहौर आके लड़ना चाहते हैं। बिलावल को ये सूझी कि एक तो उनको लगा कि इन्हें 127 में जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो उनके उम्मीदवार असलम गिल ने 32-34 हज़ार वोट ले लिए थे। तो अगर असलम गिल 134 वोट ले सके 34 हज़ार वोट ले सकते हैं तो क्यों नहीं बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी खुद आकर वहाँ से जो है वो अच्छा वोट ले सकते हैं, क्यों नहीं बिलावल साहब ले सकते। तो बिलावल साहब के पेश नज़र एक तो ये बात है। लेकिन उस वक्त सूरत हाल ये थी कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाई थी, जमशेद चीमा के कागजात मुस्तरद हो गए थे और बचा ही मुकाबला इन दोनों के दरमियान था। तो फिर बिलावल साहब को इस बात का भी ज़ाहिर है पता होगा, तो इसका मतलब है कि उनके जहन में ये बात भी होगी, वो समझते होंगे कि अगर पीटीआई का वहाँ से उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद हो जाते हैं या बल्ला ही नहीं मिलता, अगर वहाँ से बल्ला नहीं मिलता और तहरीक इंसाफ कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि तहरीक इंसाफ वहाँ पर उस हल्के में नहीं आ पाती, तो फिर बिलावल साहब का एक बहुत फेयर चांस बन सकता है। और जैसे पहले वोटों की खरीदो फरोख्त के साथ पीपल्स पार्टी ने 32-34 हज़ार वोट ले लिए थे, पीपल्स पार्टी इस तरह से अपना एक चांस फिर लगा सकती है। अगरचे चाहे वो जीत ना भी पाएँ, लेकिन वो ये ज़रूर कर सकते हैं कि एक मैसेज दे सकते हैं कि देखें पीपल्स पार्टी का वोट बैंक लाहौर में भी बरकरार है। मेरा ख्याल है कि ये सोच उनको लाहौर ले आई है और वो कौमी सतह के एक लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली मरतबा भी उन्होंने ये किया था कि वो केपी से भी लड़े थे, सिंध से भी लड़े थे और इंटीरियर सिंध से भी लड़े थे, कराची से भी लड़े थे। अब फिर वो लाहौर आकर लड़ रहे हैं, उसका इससे वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि मैं एक कौमी सतह का लीडर हूँ। तो बिलावल साहब जो हैं वो उनके 127 में लड़ने की वजूहात ये हैं। लेकिन मुझे ये मुकाबला बहरहाल यहाँ पर नज़र आ रहा है लतीफ़ खोसा एन 127 में लतीफ़ खोसा और तातारड़ के दरमियान। ओन चौधरी भी लड़ेंगे तो ओन चौधरी का यहाँ पर जीतना मतलब मुझे 2-4-5-10 हज़ार वोट शायद उनके जो गाँव देहात है वहाँ पर उनके अपने वहाँ से जो शायद कुछ 2-4 हज़ार वोट वो निकाल सकें, लेकिन वो एक ताकतवर उम्मीदवार नहीं होंगे अनटिल अनलेस कि उनकी सीट एडजस्टमेंट ना हो। अब ओन चौधरी के साथ लाहौर शहर में सीट एडजस्टमेंट होने का भी कोई इम्कान मुझे दिखाई नहीं देता। अलीम खान के साथ होने का इम्कान दिखाई देता है, क्योंकि ओन चौधरी के साथ अगर आप सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो आपकी पहली लड़ाई पड़ी हुई है, आप किसको निकालेंगे। अगर ओन चौधरी को देते हैं सीट एडजस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको अता तारड़ साहब को भी यहाँ से निकालना पड़ेगा। अता तारड़ साहब को आप ये निकालते हैं तो फिर अता तारड़ साहब के लिए भी कोई और हल्का नहीं बचता। जाहिर है गुजरांवाला से तो आप उनको हल्का नहीं दे सकते, जो महमूद विरक हैं वो 5 मरतबा वहाँ से MNA हैं, वो अपनी सीट क्यों छोड़ेंगे। तो अता तारड़ साहब को अगर आपने MNA का देना है तो वो यही एक हल्का बचता है, इसके अलावा शायद कहीं और से उनको एडजस्ट करना मुमकिन ना रहे। तो नून लीग इस वक्त बहरहाल मुश्किल का शिकार है। मीटिंग्स चल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। अयाज सादी को मनाया जा रहा है कि वो सेनेटर बन जाएँ, आधे वो माने पड़े हैं, लेकिन बाकी जो हैं सूरत हाल अभी उनके लिए वाज़े बाकी सूरत हाल बाकी सीटों पर वाज़े नहीं है। तो ये थी जी सूरत हाल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।